मोदी साहब ने पिछले साल एक भाषण दिया नोटबंदी के बाद और बोला मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चले जाऊंगा। मोदी साहब देख लीजिए, युवा आपको यहां हुंकार रहा है, आपको झोला उठा के कटने नहीं देंगे। अब आपसे जवाब मांगने आए हैं, आपको जवाब देना होगा। आपको जवाब देना होगा कि वो रोजगार और विकास के वादे को क्या हुआ। आपको हर चीज का जवाब हमको देना होगा। और आज जब इनके पास जवाब नहीं है तो इस देश में वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आज जब इस देश के युवा यहां मौजूद हैं तो एक बात बहुत साफ शब्दों में बोलना चाहते हैं, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। हमें लव जिहाद गौरक्षा के नाम पर बांटना बंद करो, हमें नौकरी और शिक्षा दो। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो वो कौन से युवा हैं जिनकी हम बात करते हैं? वो तमाम युवा जिनको ऐतिहासिक तौर पे समाज के हाशिए पर ढकेल दिया, जिनको इज्जत नहीं दी गई, जिनको संसाधनों से बाहर रखा गया, हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अब किसी एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, किसी रोहित वेमुला को मरना नहीं पड़ेगा, किसी साथी चंद्रशेखर को जेल में नहीं जाना पड़ेगा। आखिर कौन है ये उमर खालिद, जिसका नाम आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और कुछ महानुभाव और मीडिया कर्मी तो इसे एंटी नेशनल तक घोषित कर चुके हैं। आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा और ये भी जानेंगे कि एक युवा छात्र नेता जेएनयू की कक्षाओं से निकलकर सीधा जेल की काल कोठरी तक कैसे पहुंचा। क्या कोई देश सच में स्वतंत्र कहला सकता है अगर उसे अपने ही छात्र के सवालों से डर लगने लगे? आज के दौर में सवाल पूछना ही एक क्रांतिकारी कार्य क्यों लगने लगा है? जब लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को दबाया जाए तो क्या होता है? आज हम बात करेंगे उमर खालिद के बारे में, जो केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के स्वतंत्रता के भविष्य की है। सैयद कासिम रसूल इलियास और सबीहा खानम के घर नई दिल्ली जामिया नगर में 11 अगस्त 1987 को एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम है उमर खालिद। उमर खालिद के पिता महाराष्ट्र से है और माँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और उमर खालिद पिछले कई दशकों से नई दिल्ली जामिया नगर में ही रह रहे थे। उमर खालिद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज से हिस्ट्री की पढ़ाई की, जेएनयू से हिस्ट्री में एमए, एमफिल तथा पीएचडी भी की। उमर खालिद खुद को एक कम्युनिस्ट बताता है और व्यवहारिक मुसलमान होने से भी इनकार करता है। उमर खालिद का नाम पहली बार जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार के साथ फरवरी 2016 में सुर्खियों में आया था, लेकिन तब से कई मामलों में और अपने कुछ बयानों की वजह से खालिद लगातार सुर्खियों में रहे। खासकर मोदी सरकार की मुखर आलोचना करने के कारण उमर खालिद दक्षिणपंथी रुझान रखने वालों के निशाने पर रहे। इस मामले से पहले फरवरी 2016 में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम उमर खालिद को काफ़ी महंगा पड़ा। आरोप लगे कि इस कार्यक्रम में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए और आरोप था कि कथित नारे लगाने वालों में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 6 अन्य छात्रों में उमर खालिद भी शामिल थे। इसके बाद उमर खालिद पर राजद्रोह का मामला लगा। वे कई दिनों तक पुलिस रिमांड में रहे और कुछ वक्त बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन भारतीय मीडिया के एक गुट ने उन्हें देशद्रोही कहा, यहाँ तक कि उनके साथियों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। उमर खालिद बार बार कहते रहे कि मीडिया ने उनकी इस तरह की छवि बनाई है जिसके चलते वे कई लोगों की नफरत का शिकार बन रहे हैं। और इसके बाद उमर खालिद पर सोशल मीडिया और
मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स द्वारा आरोप लगते रहे। कई न्यूज़ चैनल्स ने तो यह खबर भी चलाई कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि उमर खालिद के जैश-ए-मोहम्मद से तार जुड़े हुए हैं। लेकिन 2021 में सरकार ने इस बात से डिनाई किया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है जो कहती हो कि उमर खालिद के जैश-ए-मोहम्मद से लिंक है। फिर आया साल 2018। 2018 में उमर खालिद पर गोलियां भी चलाई गई थी। उमर को अब केवल थ्रेट कॉल्स और मैसेजेस ही नहीं बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की जा रही थी। इसके बाद उमर के दोस्त बताते हैं कि उसने अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया था। इसके बाद उमर खालिद ने 2018 में JNU पर आरोप लगाए कि उनकी PhD एक्सेप्ट नहीं की जा रही है और इसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद उनकी PhD सबमिट हुई। उमर खालिद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक संगठन के साथ कई सेमिनार्स में भाग ले रहे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल्स जैसे संगठन के पैनल्स पर जा रहे थे। सबके बीच उनकी आलोचनाएं भी हो रही थी। अब आया साल 2019। साल के अंत तक देश में NTCA और NRC आंदोलन अपने चरम पर था। दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी के अंदर पुलिस घुस चुकी थी। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था और प्रोटेस्ट पर सवाल भी उठ रहे थे। बीजेपी कई बार कह चुकी थी कि कानून नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का है। सड़क घेरने को लेकर सवाल उठ रहे थे। प्रोटेस्ट साइट्स को मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा था, मगर दिल्ली और देश भर में कई प्रोटेस्ट साइट्स बन चुके थे और इन सब के बीच उमर खालिद भी थे जो दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक 50 से ज़्यादा प्रोटेस्ट साइट्स पर जाकर भाषण दे चुके थे और इन भाषणों में होता था बीजेपी सरकार का खुला विरोध। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि इंडिया फर्स्ट, भारत सबसे आगे होना चाहिए। हमारे हर चीज के सामने जब आप कुछ भी सोचे हमको भारत को आगे सोच के करना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी को बोलना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं इंडिया फर्स्ट, लेकिन क्या आप इंडिया फर्स्ट कर रहे हैं? आप तो अंबानी फर्स्ट, अडानी फर्स्ट, आपकी नीतियां तो सारी ये हैं। नोटबंदी होती है, नोटबंदी तो अभी प्रधानमंत्री भूल भी गए कि वही नोटबंदी करे। तो नोटबंदी जब हुई थी तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी उन्होंने कि नोटबंदी होगी तो काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 1.5 साल बाद हमको पता चला कि सारा धन तो वापस आ गया, जितना करेंसी था 99% करेंसी RBI बोल रहा है वापस आ गया। तो काला धन गया कहाँ? काले धन पे तो मतलब ये कभी था ही नहीं काले धन के बारे में। आपका पूरा का पूरा मकसद था कि छोटे कारोबारों को खत्म कर दिया जाए। आपका मकसद था इस देश के किसानों के, मजदूरों के कमर को तोड़ दिया जाए, पूरा यहाँ के इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया जाए। एक तरफ डिमोनेटाइजेशन और GST के बाद जहां देश का GDP गिरता है, देश का पर कैपिटा इनकम गिरता है, देश में इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स खत्म हो जाती हैं, देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब खत्म हो जाती है, वही वो साल है जब अंबानी का टर्नओवर 76% ऊपर जाता है 2017 में, उसके अगले साल नोटबंदी के बाद। और वही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन है वो 400% ऊपर जाता है। तो आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कुछ पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। 27 दिसंबर 2019 को मुंबई के एक भाषण में उमर ने कहा था, हमें आज़ादी के 72 साल बाद भी अपनी देशभक्ति साबित करने को कहा जाता है। हम भारतीय बाय चांस नहीं, हम भारतीय बाय चॉइस है। आजादी के 72 साल बाद भी हमसे हमारे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आज भी ये बोला जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? देश का एक बार बंटवारा तो कर चुके हो, और क्या चाहिए? हम उनको बताना चाहते हैं, वी आर नॉट इंडियंस बाय चांस, वी आर इंडियंस बाय चॉइस। इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है, हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है, हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई,
नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है, हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको आरएसएस के मुख्यालय पे 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हुए। लगभग 3 दिन तक चले इन दंगों में सैकड़ों लोग घायल हुए और 53 लोगों की मौत हुई। दंगों का कारण था आंदोलन, और आंदोलन था नागरिकता संशोधन अधिनियम। आसान भाषा में कहे तो NTCA और NRC आंदोलन। और एक कानून था जो केंद्र की मोदी सरकार लेकर आई थी, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जानी थी। इस पर तमाम मुस्लिम संगठनों ने कहा कि CAA और NRC के ज़रिए उनकी नागरिकता को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जिसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हुए। दिल्ली की प्रोटेस्ट साइट थी जाफराबाद। यहाँ भी प्रोटेस्ट करने वाले सैकड़ों लोग बैठे थे। दिल्ली दंगों की शुरुआत इसी प्रोटेस्ट साइट्स के आसपास से हुई थी, जो बढ़ते हुए मौजपुर, सीमलपुर और उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाकी इलाकों तक फैल गया। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के दौरे पर थे। 6 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे के एक लार्जर कॉन्स्पिरेंसी की एक FIR दर्ज की, जिसमें 20 लोगों के नाम थे। इसी में उमर खालिद, शाजिल ईमान, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान और बाकी लोगों के नाम थे। इस केस में उमर खालिद से अगस्त 2020 में पूछताछ शुरू की गई। अगले कुछ हफ्तों तक उमर को पूछताछ के लिए लगातार बुलाया गया। फिर आया 13 सितंबर, जब उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद देश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों ने इसे दिल्ली पुलिस का विच हंट बताया था, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया और उमर खालिद का समर्थन कर रहे लोगों को कहा था कि ये देश विरोधी लोग हैं। और आप ये बात तो अच्छी तरह से ही जानते हैं कि बीजेपी सरकार किससे देश विरोधी कहती है। फिर 14 सितंबर 2020 को कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक ट्वीट लिखा था, जो कुछ इस तरह से था: अफजल, बुरहान वानी, हाफिज सईद, दाऊद, याकूब मेमन के साथ खड़े होने वाले लोग आज उमर खालिद के साथ खड़े हैं। कातिल, आतंकी, हत्यारे, इस्लामिक आतंकियों के पक्ष में खड़े होने वाले ये घिनौने बॉलीवुड स्टार, पत्रकार, नेता, रोते रहो। भारत इस्लामिक आतंकवाद से ना हारा है और ना हारेगा। दिल्ली दंगों के मामलों में कुल 751 FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोप कपिल मिश्रा के एक भाषण पर भी लगे थे, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को वार्निंग दी थी। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय, मातरम, मातरम। कपिल मिश्रा के बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 751 FIR में से एक में भी उसका नाम नहीं है और पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है। मगर नवंबर 2025 में कपिल मिश्रा की फिर से जांच करने के आदेश दिए गए। उमर खालिद की गिरफ्तारी से पहले सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स पर उनका एक वीडियो शेयर किया गया,
2 मार्च 2020 को बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ये वीडियो ट्वीट किया था। वीडियो में उमर बोल रहे थे, हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा, ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हो, कभी मायूस मत होइएगा। अमित मालवीय ने लिखा था, उमर खालिद जो पहले से ही राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने 17 फरवरी को महाराष्ट्र के अमरावती में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से मुस्लिम श्रोताओं से ट्रंप के 24 तारीख को भारत आने पर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने की अपील की। क्या दिल्ली में हुई हिंसा को टुकड़े टुकड़े गैंग ने हफ्तों पहले से योजना बनाकर अंजाम दिया था? पर जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, उमर खालिद के वकीलों ने कहा कि जो हिस्सा अमित मालवीय ने शेयर किया था वह भाषण का अधूरा हिस्सा था। उमर खालिद जनता को हिंसक होने के लिए नहीं बल्कि गांधीवादी आदर्शों को अपनाने की बात कह रहे थे। अगर लाठियां बरसानी है तो बरसाइए, गोलियां चलानी है तो चलाइए, जेल में डालना है तो डालिए, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। उमर खालिद की किस बात का क्या मतलब था, इसका फैसला तो अब अदालत के हाथ में है, पर हम इस संदर्भ में अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। 2020 में जब उमर खालिद गिरफ्तार हुए तब से लेकर अब तक 2000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। इस दौरान अदालतों में उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई के बीच क्या क्या हुआ हम जान लेते हैं। सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार करने के बाद उन पर अक्टूबर 2020 में एक और मामला दर्ज हुआ और ये था आगजनी का मामला। नवंबर 2020 में चार्जशीट दाखिल की गई और उमर खालिद पर अपने बयानों से दंगा भड़काने और व्हाट्सएप ग्रुप्स में दंगों की प्लानिंग करने के आरोप लगे। अप्रैल 2021 में उमर खालिद को आगजनी के मामले से सेशन कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन दिल्ली दंगों की साजिश के मामलों में वे जेल में ही रहे। जुलाई 2021 में उमर खालिद ने जमानत की अपील की। अगस्त 2021 से मार्च 2022 के बीच सेशन कोर्ट्स में उनकी बेल याचिका पर 8 महीने तक सुनवाई चली भी। उमर खालिद के वकीलों ने कहा भी था कि उन पर लगे आरोप बेबुनियादी है, मगर सरकारी वकीलों का कहना था कि दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज आए थे उनसे ये साबित होता है कि उनका मकसद सरकार को घुटनों पर लाना था। 24 मार्च 2022 को उमर खालिद की बेल याचिका खारिज कर दी गई। फिर 22 अप्रैल 2022 को उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका डाली। एक हफ्ते बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो उमर और शाजील इमाम की जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई करेंगे। 23 मई 2022 से उमर खालिद की याचिका पर रेगुलर सुनवाई होनी शुरू भी हुई। फिर 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर ने कहा कि चार्जशीट में यूएपीए के तहत
उमर खालिद की आपराधिक साजिश और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिलते हैं। 6 अप्रैल 2023 को उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली और अक्टूबर 2022 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। इसके बाद जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक उमर खालिद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 बार सुनवाई टली। की वजह कभी यह रही कि वकीलों ने ज़्यादा समय मांगा, कभी जज बदले गए। जनवरी 2024 में 10, 24 और 31 तारीख को उमर खालिद की सुनवाई इस वजह से टली क्योंकि जज मौजूद नहीं थे। 14 फरवरी 2024 को उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली क्योंकि अब तक उनकी सुनवाई 13 बार टल चुकी थी। उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हालात में बदलाव आ गए हैं। इसके बाद मार्च में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में जमानत की याचिका डाली गई और मई में ये याचिका खारिज हो गई। इस दौरान कपिल सिब्बल ने उमर खालिद की तरफ से कहा था कि उनके अमरावती वाले भाषण में गांधीवादी बातें की गई थी। भाषण कोर्ट में भी सुनाया गया था। कपिल सिब्बल ने यह भी सवाल किया कि दिल्ली दंगों की 751 एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उमर खालिद का नाम सिर्फ एक एफआईआर में क्यों है। और कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि दिल्ली दंगों के दौरान उमर खालिद दिल्ली में थे ही नहीं, तो वे दंगों के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। दिसंबर 2025 में उमर खालिद जमानत पर बाहर आए थे एक शादी में शामिल होने के लिए, लेकिन 5 जनवरी को उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। ये सब तारीखें, ये सब सुनवाई उमर खालिद को जमानत मिले या ना मिले इसको लेकर हुई है। जिस केस में उमर खालिद जेल में है उसमें अभी तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। खालिद 5 सालों से जेल में है। इस दौरान कई पत्रकारों, लेखकों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिना ट्रायल के जेल में बंद रहना मानवाधिकार का हनन है और उमर खालिद के साथ ज्यादती हो रही है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने उमर के समर्थन में भी पोस्ट लिखे हैं और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात की। तो ये थी उमर खालिद की कहानी, JNU के स्टूडेंट से लेकर तिहाड़ जेल के कैदी नंबर 626710 बनने तक। आप उमर खालिद के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उमर खालिद सच में इतना बड़ा अपराधी है या फिर सत्ताधारी दल का शिकार? मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान में आया। फिर मुझे पता चला, जब ये बात गुब्बारा फट गया, फिर पता चला कि मैं मास्टरमाइंड हूँ। मतलब JNU के स्टूडेंट्स, दे हैव अ वंडरफुल माइंड, बट I was the one focused that I am the mastermind who ensured this entire program, and I was planning these programs in 17-18 universities. I did not know. I seriously did not know my influence was so huge.